नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे हिंदी में यौन प्रजनन कहा जाता है। यह वो प्रक्रिया है जिसमें नए जीव का जन्म माता पिता से होता है, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट। इस प्रक्रिया में दोनों माता पिता अपने विशेष प्रजनन कोशिकाएं, जिन्हें गेमीट्स कहा जाता है, बनाते हैं। मेल गेमीट को स्पर्म और फीमेल गेमीट को एग या ओवम कहा जाता है। जब ये दोनों गेमीट्स आपस में मिलते हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस मिलन से बनने वाला प्रारंभिक कोशिका रूप जाइगोट कहलाता है, जो आगे चलकर एक पूर्ण शिशु में विकसित हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रकृति द्वारा बनाया गया एक अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें माता और पिता दोनों के गुण मिलकर नई संतान में आते हैं। इसे हम वेरिएशन कहते हैं। यही वेरिएशन आगे चलकर जीवों को बदलते वातावरण में सर्वाइव करने की क्षमता देता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, छिपकली, मेढक, इन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रक्रिया में संतान दोनों माता पिता के शारीरिक और व्यवहारिक गुणों का मिश्रण होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई चरणों में होता है। पहले गेमीट फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट फॉर्मेशन और अंत में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कई जानवर अपने बच्चे मां के शरीर के अंदर विकसित करते हैं, जैसे मानव, गाय, बिल्ली आदि। इन्हें वविपरस एनिमल्स कहते हैं, यानी ऐसे जानवर जो बच्चे को जीवित जन्म देते हैं। जबकि कुछ जानवर अंडे देकर प्रजनन करते हैं, जिन्हें ओविपरस एनिमल्स कहा जाता है, जैसे पक्षी, सांप, कछुआ और मेढक। दोनों तरीकों का उद्देश्य एक ही है, प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह संतान को जीवन का एक नया, अनोखा रूप देता है। कोई भी दो संतान बिल्कुल समान नहीं होती, क्योंकि डीएनए का मिश्रण अलग अलग तरीके से होता है। यही कारण है कि आप अपने माता पिता जैसे दिखते तो हैं, पर बिल्कुल पूरी तरह उनके समान नहीं होते। यही प्रकृति की खूबसूरती है, हर इंसान, हर जीव यूनिक होता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एवोल्यूशन का आधार भी है। यही प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन को आगे बढ़ाती है, नई पीढ़ी को जन्म देती है और समय के साथ साथ जीवों को और विकसित बनाती है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे हिंदी में अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक माता पिता की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में मेल और फीमेल गेमीट्स नहीं बनते और न ही उनका फ्यूजन होता है। एक ही जीव स्वयं से नई संतान पैदा कर देता है। ये तरीका सामान्यतः छोटे, सरल और जलीय जीवों में पाया जाता है, जैसे हाइड्रा, अमीबा, प्लेनारिया, स्पंजर्स आदि। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में संतान एक ही माता पिता की सटीक कॉपी होती है। इसे हम क्लोन कहते हैं। मतलब माता पिता और संतान में कोई जेनेटिक फर्क नहीं होता, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। ये रिप्रोडक्शन बहुत तेज गति से होता है और कम ऊर्जा व समय में बड़ी संख्या में संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए ये तरीका सर्वाइवल के लिए बहुत उपयोगी है, खासकर तब जब एनवायरनमेंट अनुकूल हो और फूड की पर्याप्त उपलब्धता हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई प्रकार होते हैं, जैसे बाइनरी फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, स्पॉर फॉर्मेशन आदि। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, जिसमें एक कोशिका दो भागों में बंटकर दो नए जीव बना देती है। हाइड्रा में बडिंग होता है, जहां माता पिता के शरीर पर एक छोटा सा उभार बनता है और बाद में अलग होकर नया जीव बन जाता है। प्लेनारिया में फ्रैगमेंटेशन देखा जाता है, जिसमें शरीर का कोई हिस्सा कट जाए तो उससे नया जीव बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह तेज, सरल और निरंतर होता है। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि वेरिएशंस नहीं होते। इसलिए अगर एनवायरनमेंट बदल जाए तो सभी जीव एक साथ खतरे में आ सकते हैं। चूंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होती, एंटायर पॉपुलेशन किसी डिजीज या प्राकृतिक परिवर्तन से आसानी से नष्ट हो सकती है। इसलिए ये तरीका शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के लिए उतना प्रभावी नहीं। फिर भी प्रकृति ने ये तरीका उन जीवों को दिया है जिनका जीवन छोटा, सरल और तीव्र होता है। ये तरीका उन्हें तेजी से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने और अनफेवरेबल परिस्थितियों को पार करने में मदद करता है। इस प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रकृति की वह बुद्धिमत्ता है, जिससे छोटे जीव बिना साथी के भी अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं और भविष्य की पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं।
बच्चों, अब हम विस्तार से समझेंगे कि जानवरों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल जीव मिलकर एक नया जीवन निर्माण करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत होती है गेमीट्स के निर्माण से। मेल अपने स्पर्म्स बनाता है और फीमेल अपने ओवर या एग्स बनाती है। ये दोनों गेमीट्स एक दूसरे से मिलकर एक नई संतान के निर्माण की यात्रा शुरू करते हैं। इस मिलन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है और इसी से बनता है जाइगोट, जो आगे बढ़कर एक संपूर्ण नया जीव बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खास बात यह है कि इसमें संतान में दोनों माता पिता के गुण मिलते हैं, जिससे बच्चे का व्यक्तित्व, रूप, प्रकृति और कई शारीरिक विशेषताएं बनती हैं। इस प्रक्रिया में नेचर का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। जीवन आगे बढ़ता है, प्रजातियां सर्वाइव करती है और नई पीढ़ी पुराने से बेहतर गुण लेकर विकसित होती जाती है। चाहे इंसान हो, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय, चिड़िया या मेढक, ये सब इसी प्रक्रिया से बच्चे पैदा करते हैं। इसे समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यौन प्रजनन ही वह आधार है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी लाता है, यानी हर नया जीव थोड़ा अलग, अनोखा और विशेष बनकर जन्म लेता है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल लाइफ क्रिएशन नहीं, बल्कि नेचर का क्रिएटिव आर्ट भी है, जो हर नए जीवन को खास बनाकर इस धरती पर भेजता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुरुष प्रजनन तंत्र व संरचना है जो मेल के शरीर में स्पर्म्स के निर्माण, संग्रह और उन्हें फीमेल के शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है टेस्टीज। टेस्टीज शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना स्क्रोटम में स्थित होते हैं, जहां तापमान थोड़ा कम होता है ताकि स्पर्म सही तरीके से बन सके। टेस्टीज में ही स्पर्म्स बनते हैं और साथ ही एक विशेष हार्मोन भी बनता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो पुरुषों में दाढ़ी, मूछ, भारी आवाज आदि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विकसित करता है। बने हुए स्पर्म्स को शरीर में आगे ले जाने के लिए स्पर्म डक्ट्स काम करते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ाकर उस स्थान तक लाते हैं जहां से वे बाहर निकलेंगे। अंत में पेनिस वो अंग है जिसके माध्यम से स्पर्म्स फीमेल के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब स्पर्म की संरचना देखें तो ये बहुत सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक और सिंगल सेल वाला जीवाणु जैसा लगता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। हेड, जिसमें डीएनए होता है जो पिता के गुण बच्चे तक पहुंचाता है। मिडिल पीस, जो ऊर्जा प्रदान करता है ताकि स्पर्म तैर सके। और टेल, जो स्पर्म को एग की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है। लाखों स्पर्म्स में केवल एक स्पर्म एग से मिलकर नया जीवन शुरू करता है। यही प्रकृति का अद्भुत चयन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम महिला प्रजनन तंत्र प्रकृति की ओर से दिया गया सबसे सुंदर, नर्चरिंग और लाइफ क्रिएटिंग सिस्टम है। इसका मुख्य कार्य है ओवा या एग्स बनाना, फर्टिलाइजेशन होने पर एम्ब्रियो को विकसित करना और उसे जन्म देना। ये तंत्र मुख्यतः 3 भागों से बना होता है: ओवरीज, ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब्स और यूटेरस। ओवरीज महिला के शरीर में 2 होती हैं और यही ओवर बनाती है। हर महीने एक ओवरी से एक परिपक्व ओवम निकलता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये ओवम फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है जहां सामान्यतः फर्टिलाइजेशन होती है। यदि स्पर्म इस ओवम से मिलता है तो यही जाइगोट बनता है। इसके बाद जाइगोट बढ़ते हुए यूटेरस में आता है, जो एक सुरक्षित, मुलायम थैली जैसा होता है। यूटेरस में बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, नरिशमेंट प्राप्त करता है और कई महीनों में फीटस बनकर जन्म के लिए तैयार होता है। यही वो डिवाइन प्लेस है जहां एक नया जीवन आकार लेता है। इसलिए यूटेरस को मां की लाइफ क्रेडल कहा जाता है। अब हम उस अद्भुत क्षण की बात करते हैं जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह वो जादुई पल है जब मेल गेमीट, स्पर्म और फीमेल गेमीट, ओवम, मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। जब स्पर्म और एग के न्यूक्लियाई आपस में मिलते हैं तो एक नई सेल बनती है जिसे जाइगोट कहा जाता है। यहीं से जीवन की कहानी शुरू होती है। फर्टिलाइजेशन के 2 प्रकार होते हैं: इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तब होता है जब निषेचन फीमेल के शरीर के अंदर होता है, जैसे मानव, गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और मुर्गी में। इस प्रक्रिया में स्पर्म फीमेल के शरीर में प्रवेश करता है, फैलोपियन ट्यूब में एग से मिलता है और जाइगोट का निर्माण होता है। यही जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो, फिर फीटस और अंत में बेबी बनता है। ये तरीका सुरक्षित होता है क्योंकि डेवलपिंग बेबी मां के शरीर में सुरक्षा और नरिशमेंट प्राप्त करता है। दूसरी ओर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल के शरीर के बाहर होता है, आमतौर पर पानी में, जैसे मेढक, मछली और स्टारफिश में। इन जीवों में फीमेल पानी में अंडे छोड़ देती है और मेल उनके ऊपर स्पर्म्स छोड़ता है। फर्टिलाइजेशन पानी में होती है,
लेकिन पानी में एग्स और एम्ब्रियोज को प्रेडेटर्स, मौसम और पानी के बहाव जैसे डेंजर्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जीव बहुत बड़ी संख्या में एग्स देते हैं ताकि कुछ जीव सर्वाइव कर सकें। ये प्रकृति का सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद जीवन की एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है, जाइगोट से बेबी बनने तक। सबसे पहले जाइगोट लगातार सेल डिवीजन करता है और एक छोटी सी गेंद जैसी संरचना बनती है जिसमें कई सेल्स होती है। यही आगे बढ़कर एम्ब्रियो कहलाती है। एम्ब्रियो कुछ दिनों बाद यूटेरस की दीवार से जुड़ जाती है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। यहाँ एम्ब्रियो को मां के खून से भोजन, ऑक्सीजन और प्रोटेक्शन मिलता है। धीरे धीरे एम्ब्रियो बढ़ते बढ़ते ऐसे आकार में आने लगता है जहां उसके शरीर के भाग, सिर, हाथ, पैर, आंखें, कान आदि बनना शुरू हो जाते हैं। जब एम्ब्रियो में अंग स्पष्ट दिखने लगते हैं तो उसे फीटस कहा जाता है। फीटस कई महीनों तक मां के यूटेरस में पलता है। उसकी हर आवश्यकता मां के ब्लड थ्रू, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा पूरी होती है। इसी पोषण से बच्चा पूरी तरह विकसित होकर जन्म लेने के लिए तैयार होता है। यदि जीव वविपरस है तो बेबी सीधा जन्म लेता है, और अगर ओविपरस है तो बेबी अंडे से निकलता है। ये पूरी प्रक्रिया नेचर का सबसे सुंदर चमत्कार है। एक सिंगल सेल से एक पूरा नया मानव बन जाना जीवन का सबसे महान चक्र है। वविपरस एंड ओविपरस एनिमल्स। प्रकृति ने जीवों को दो प्रकार में बांटा है, वविपरस एनिमल्स और ओविपरस एनिमल्स। वविपरस एनिमल्स वे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा आदि। इनमें बेबी मां के यूटेरस में डेवलप होता है और जन्म के समय पूरी तरह या काफी हद तक विकसित होता है। इस दौरान मां बच्चे की रक्षा, भोजन और देखभाल का पूरा ध्यान रखती है। दूसरी ओर ओविपरस एनिमल्स अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी, मेढक, छिपकली, पक्षी, कछुआ, तितली आदि। इनमें बेबी अंडे के अंदर डेवलप होता है और समय पूरा होने पर अंडा फूटता है और बच्चा बाहर आता है। कुछ जीव अंडों की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, जैसे पक्षी, वे घोंसला बनाते हैं, अंडे सेंकते हैं। जबकि कुछ जीव अंडे देकर छोड़ देते हैं, जैसे मेढक। वविपरस और ओविपरस दोनों तरीकों का उद्देश्य वही है, नई पीढ़ी का निर्माण और प्रजाति का सर्वाइवल। मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक अत्यंत रोचक और अद्भुत बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव का बच्चा और वयस्क रूप आपस में बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चा एक लावा के रूप में जन्म लेता है और विकास के दौरान उसका शरीर पूरी तरह बदलकर एडल्ट बन जाता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है मेढक का जीवन चक्र। अंडे से निकलने वाला छोटा सा टैडपोल दिखने में मछली जैसा होता है, उसके गलफड़े होते हैं, वो पानी में तैरता है। लेकिन धीरे धीरे उसके पैर निकलते हैं, पूंछ घटती है, फेफड़े विकसित होते हैं और वो एक पूर्ण वयस्क मेढक बन जाता है। इसी तरह तितली में भी मेटामॉर्फोसिस होता है, अंडा, कैटरपिलर, लावा, प्यूपा, क्रिसलिस, सुंदर तितली। लेकिन मानव में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, क्योंकि बच्चा जन्म से लेकर बड़े होने तक वही मूल शरीर संरचना रखता है। वो केवल साइज, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और मैच्योरिटी में बढ़ता है, लेकिन बॉडी फॉर्म नहीं बदलता। मेटामॉर्फोसिस प्रकृति की वो अद्भुत कला है जो छोटे जीवों को एक बिल्कुल नए रूप में पुनर्जन्म जैसा परिवर्तन देती है। बच्चों, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसे हिंदी में अलैंगिक प्रजनन कहा जाता है। ये प्रकृति का वो सरल और रोचक तरीका है जिसमें सिर्फ एक ही माता पिता की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में न तो गेमीट्स बनते हैं और न ही फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ संतान माता पिता की एग्जैक्ट कॉपी होती है, जिसे क्लोन कहा जाता है। मतलब बच्चा और माता पिता में कोई जेनेटिक फर्क नहीं होता, दोनों बिल्कुल समान होते हैं। इस तरह का रिप्रोडक्शन अक्सर छोटे, सरल और जलीय जीवों में होता है, जैसे हाइड्रा, अमीबा, प्लेनारिया, यीस्ट वगैरह। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि यह बहुत तेज, एनर्जी एफिशिएंट और कम समय में अनेक संतानों का निर्माण कर देता है। ये प्रकृति का सर्वाइवल तरीका है, खासकर उन जीवों के लिए जिनका जीवन छोटा होता है या जिनकी संख्या में जल्दी वृद्धि होना जरूरी होता है। हालांकि इसका एक नुकसान भी है कि इसमें वेरिएशन नहीं होता, मतलब कोई नए गुण संतान में नहीं आते। यदि एनवायरनमेंट में अचानक बदलाव हो जाए या कोई डिजीज फैल जाए तो पूरे पॉपुलेशन के खत्म होने का खतरा रहता है, क्योंकि सब जेनेटिकली समान होते हैं। फिर भी प्रकृति ने इस प्रक्रिया को उन जीवों के लिए बनाया है जिन्हें जल्दी रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है, ताकि वे बदलते पर्यावरण में अपनी स्पीशीज को टिकाए रख सकें। बडिंग इन हाइड्रा। अब बात करते हैं बडिंग की, जो हाइड्रा में पाया जाने वाला एक सुंदर प्राकृतिक तरीका है। हाइड्रा अपने शरीर पर एक छोटी सी बड यानी कली बनाता है।
ये बड बिल्कुल ऐसे उभरती है जैसे पौधे पर नई पत्ती निकलती है। ये बड माता पिता के शरीर से जुड़ी रहती है और धीरे धीरे बढ़कर एक नया जीव बन जाती है। जब ये पूरी तरह विकसित हो जाती है तो माता पिता से अलग होकर एक स्वतंत्र हाइड्रा की तरह जीवन जीना शुरू कर देती है। सोचिए कितनी अद्भुत बात है, एक छोटा सा जीव अपने शरीर पर एक नई लाइफ को पनपाता है, पालता है और फिर उसे स्वतंत्र कर देता है। ये तरीका प्रकृति का जेंटल और पीसफुल तरीके से जीवन बढ़ाने का सुंदर उदाहरण है। बच्चों को इससे ये सीख मिलती है कि जीवन में ग्रोथ और नर्चरिंग दोनों जरूरी है, जैसे हाइड्रा अपनी बड को विकसित होने का मौका देता है। बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब हम आते हैं बाइनरी फिजन पर, जो अमीबा जैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये सबसे सरल और तेज रिप्रोडक्शन मेथड है। अमीबा के शरीर में सिर्फ एक कोशिका होती है। बाइनरी फिजन में सबसे पहले अमीबा का न्यूक्लियस 2 भागों में विभाजित होता है और उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म भी 2 भागों में बंट जाता है। इस प्रकार एक माता पिता अमीबा से 2 बिल्कुल समान डॉटर अमीबास बनते हैं। दोनों नए अमीबास इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आगे खुद भी डिवाइड होकर पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि थोड़े समय में लाखों अमीबा बन सकते हैं। ये तरीका दिखाता है कि प्रकृति ने छोटे जीवों को भी ऐसा तंत्र दिया है कि वे अपनी स्पीशीज का तेजी से विस्तार कर सकें। अब हम एक आधुनिक वैज्ञानिक अवधारणा की बात करेंगे जिसे क्लोनिंग कहा जाता है। क्लोनिंग का मतलब है किसी जीव की पूरी तरह समान कॉपी तैयार करना, वह भी प्राकृतिक नहीं बल्कि आर्टिफिशियल साइंटिफिक मेथड्स द्वारा। यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा तो है, लेकिन प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि वैज्ञानिक तकनीक द्वारा किया जाता है। क्लोनिंग ने विज्ञान जगत को हिला दिया जब 1996 में पहली बार एक मैमल डॉली नाम की भेड़ को क्लोन किया गया। यह विज्ञान का ऐतिहासिक क्षण था। क्लोनिंग की प्रक्रिया कुछ चरणों में होती है। सबसे पहले एक भेड़ के एग से उसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया। फिर दूसरी भेड़ के शरीर से एक सोमैटिक सेल लिया गया और उसका न्यूक्लियस उस एग में डाल दिया गया। इस नए बने एग को सरोगेट मदर के यूटेरस में रखा गया। कुछ समय बाद जो भेड़ जन्मी वो पूरी तरह न्यूक्लियस देने वाली भेड़ की कॉपी थी। यही क्लोनिंग का चमत्कार है। लेकिन क्लोनिंग की प्रक्रिया के साथ चुनौतियां भी हैं। क्लोन्ड एनिमल्स में अक्सर एब्नॉर्मैलिटीज, कम इम्यूनिटी और शॉर्ट लाइफ स्पैन देखने को मिलती है। डॉली भी लगभग 6 साल में ही मर गई, जबकि सामान्य भेड़ 11-12 साल तक जीवित रहती है। इसलिए विज्ञान अभी भी क्लोनिंग को सुरक्षित, एथिकल और बेनिफिशियल बनाने पर शोध कर रहा है। क्लोनिंग ने नैतिक प्रश्न भी खड़े किए हैं। क्या इंसानों का क्लोनिंग करना सही होगा? क्या ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है? क्या क्लोन जीव वास्तव में इमोशनली और हेल्थ वाइज स्टेबल रह पाएंगे? इन सवालों ने दुनिया भर में बहस छेड़ दी है। इसलिए क्लोनिंग विज्ञान की एक शक्तिशाली लेकिन अत्यंत जिम्मेदारी वाली खोज है। अंत में बच्चों, ये समझना बहुत जरूरी है कि रिप्रोडक्शन वो अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन का सिलसिला चलाए रखती है। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल, दोनों ही प्रकृति के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माता पिता दोनों के गुण मिलकर नई पीढ़ी में वेरिएशन लाते हैं, जिससे एवोल्यूशन संभव होता है और स्पीशीज मजबूत बनती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तेज, सरल और सुरक्षित तरीका है जिससे जीव कम समय में बड़ी संख्या में संतानें पैदा कर सकते हैं। जीवन के इन चक्रों को समझकर हम यह महसूस कर सकते हैं कि प्रकृति कितनी बुद्धिमान और व्यवस्थित है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अमीबा से लेकर जटिल मानव तक हर जीव रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और इसी कारण जीवन आज भी पृथ्वी पर फल फूल रहा है। हमें इस महान प्राकृतिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए कि जीवन कितना अनमोल और अद्भुत है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।